अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़े बाजपेयी और ये है टोयोटा कोरोला GLI 1.3 ऑटोमेटिक 2017 मॉडल। और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे तक आई है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी में कोई 13 सीसी गाड़ी नहीं आती और बाय द वे अब भी नहीं आ रही। ये गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है, सिविक के साइज की थी बट 1300 थी तो फ्यूल इकोनॉमिकल थी। इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करके अब इसकी जगह यारिस आ गई है, बट ये काफ़ी अच्छी गाड़ी थी और इसी वजह से इस गाड़ी की मार्केट अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ऑनर है और इसकी डिमांड 44 लाख है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक है और कुछ गाड़ियों में कंपनी खुद कॉस्ट कटिंग करती है लेकिन उनकी कॉस्ट कटिंग ही उनकी सक्सेस की वजह बन जाती है। इस गाड़ी में एग्जैक्टली यही हुआ है। सब कुछ टू द पॉइंट है और कुछ खराब नहीं होता। इंटीरियर भी कुछ फैंसी इक्विपमेंट नहीं दिया गया। सिविक में बहुत सारी फैंसी चीज़ें आती हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी रफ हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं या आवाज़ करने लग जाती हैं, जैसा कि उसकी पार्किंग ब्रेक, उसके फ्यूल डोर की लेड, छोटी मोटी चीज़ें जो ख़राब होती हैं वो इसमें हैं ही नहीं, तो ख़राब कैसे होंगी। और यही वजह है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कामयाब है क्योंकि इसमें कुछ ख़राब ही नहीं होता और अगर ख़राब हो तो वो रिपेयर भी काफ़ी ईजिली हो जाता है। खैर ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के लुक्स की तो ये बिल्कुल बेसिक टू द पॉइंट है और ये GLI है। फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट इसका 2017 में आ गया था। 17 से ऑनवर्ड्स ये वाली लाइट थी और ये 2021 तक आई हैं। 20-21 में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था, वो ये था कि कोरोला में 1300 सीसी इंजन खत्म कर दिया गया और फिर यारिस लॉन्च कर दी गई। अब 1300 और 1500 की कैटेगरी में यारिस आती है और 1600 से ऊपर कोरोला आती है। खैर ये भी मैं आगे कवर करूँगा। बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें फॉग लैंप भी नहीं आते और फॉग लैंप इवन ऑल्टिस 1.6 भी ऑफर नहीं करती, हालांकि उसमें स्लॉट आता है बट वहाँ पे कुछ होता नहीं है। और हेडलाइट्स की ये बेसिक हेलोजन वाली हैं। ग्रैंडी में हेडलाइट का शेयर यही होता है लेकिन उसकी हेडलाइट कंपैरेटिवली इससे बहुत प्रीमियम होती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज सेडान है और इसकी सक्सेस की पाकिस्तान में वजह ये भी रही है क्योंकि साइज़ के लिहाज से काफ़ी बड़ी है। सिविक जितनी ही है बट फ्यूल इकोनॉमिकल है उससे कंपैरेटिवली। और फिर एक और वजह इसका सस्पेंशन भी है। सस्पेंशन के लिहाज से कोरोला बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू सिविक क्योंकि इसका सस्पेंशन खड्डे, पत्थर, बजरी वगैरह काफ़ी इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हैंडलिंग के लिहाज से सिविक इससे बहुत बेहतर है। ये गाड़ी बहुत सारे टर्न्स पे स्लिप हो जाती है, सिविक या सिटी वहाँ से इजीली मुड़ जाती हैं। बाकी इसका जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मैंने पहले रिव्यूज़ में कवर किया हुआ है। और जहाँ तक बात है इसमें एंट्री और एग्जिट की तो ये भी इसमें काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू सिविक। आप अपनी हाइट पे इसमें जाकर बैठ सकते हैं और निकल सकते हैं। सिविक से निकलना बैठना थोड़ा सा तंग करता है। बाकी ये क्योंकि GLI है तो इसमें कोई साइड स्कर्ट्स नहीं आती। 1.6 ऑल्टिस में साइड स्कर्ट्स भी आती हैं। ये गाड़ी है हार्ड टॉप और फीचर्स में ऑलमोस्ट बेसिक ही हैं। ये क्योंकि GLI का ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो इसकी चाबी इमोबिलाइजर वाली होती है, यानी कि चाबी के साथ टोयोटा का एक रिमोट भी आता है लगा हुआ जो कि ऑब्वियसली कंपनी से आया हुआ होता है और वो बेहतर है। GLI की चाबी जो सिंपल होती है 1.3 उसकी चाबी बिल्कुल मेहरान जैसी होती है, उसमें कोई इमोबिलाइजर वाला फीचर भी नहीं आता, उसको लॉक अनलॉक भी चाबी से करते हैं तो ऑटोमेटिक में ये चीज़ बेहतर हो जाती है। और जहाँ तक बात है इसके इस वाले एरिया की तो इसमें जो फ्यूल टैंक है ये 55 लीटर्स का आता है। अब ग्रैंडी हो या 1.3 हो, फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है तो 1300 सीसी वाली गाड़ी एवरेज एक तो अच्छी देती है ऑब्वियसली, लेकिन एक फुल टैंक में ये गाड़ी चलती भी अच्छा खासा है। बाकी इसमें बैक पे बैठना निकलना आसान है। GLI में सेंटर कंसोल आता है, मोर ऑफ दैट लेटर। और ग्रैंडी की रेयर बेंचेस फोल्डेबल भी होती हैं जो कि छोटे वर्जन में नहीं आती। बाकी इसमें बैक पे जो एक और चीज़ है वो ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। बैक पे डिस्क ब्रेक दी गई हैं, जबकि आप यारिस या सिटी देख लें उनमें बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो इसमें टेल लाइट फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दी गई थी। इनमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया था और डिग्गी की जो क्रोम की स्ट्रिप होती है ये पतली करके टेल लाइट्स के अंदर ही कंटिन्यू कर दी गई थी। बट फेसलिफ्ट के बाद वाली टेल लाइट्स पहले वाली से बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पहले वाली टेल लाइट में यहाँ पे बड़ा सारा पोर्शन खाली होता था जो कि बाहर की कंट्रीज में रेयर फॉग का होता है, बट पाकिस्तान में वहाँ पे रेयर फॉग दी नहीं गई और वो एरिया ब्लैंक था और उसकी कोई तुक नहीं बन रही थी। तो ये वाली लुक बहुत बेहतर है। और इसकी ट्रंक का अनलॉकर बैक पे कोई नहीं आता, ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है। कहीं भी कोई बटन या की होल नहीं दिया गया जहाँ से आप इसको खोल सकें, तो इसको आप अनलॉक चाबी से ही करेंगे। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि इसकी ट्रंक कैपेसिटी यारिस से कम है। यारिस की डिग्गी डीप ज़्यादा होती है, इसकी इतनी डीप नहीं है। बाकी स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर करती है। बैक बम्पर भी इसका काफ़ी बोल्स्टर्ड है बट एक्स वाला बम्पर काफ़ी बड़ा कर दिया गया था इससे। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की इंटीरियर की तो यही पूरी गाड़ी की तरह बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन यहाँ वो सब दिया गया है जो कि आपको डेली यूज़ के लिहाज से चाहिए हो सकता है। इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है और यही इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट था। और ओवरऑल ड्राइव के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। स्टीयरिंग व्हील इसमें पूरा ही प्लास्टिक का आता है, कोई मल्टीमीडिया या कंट्रोल्स नहीं दिए गए यहाँ पे। मीटर भी इसका बिल्कुल सिंपल सा है और फेसलिफ्ट में इसके फॉन्ट्स थोड़े चेंज कर दिए गए थे।
क्रूज वगैरह ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। हेडलाइट इसमें सिंपल से हैं और वाइपर भी इसमें नॉर्मल से हैं। डैशबोर्ड इसका अच्छा खासा स्पेशियस है और इसके अलावा एयर वेंट्स वगैरह बिल्कुल बेसिक दिए गए हैं। और जहां तक बात है मल्टीमीडिया पैनल की, तो इसमें क्लैरियन का आता है GLI में। XLI में मल्टीमीडिया पैनल टोयोटा का ही आता है, उसमें ब्लूटूथ नहीं होती। इस क्लैरियन वाले पैनल में ब्लूटूथ होती है GLI में। और फिर 1.6 में आता है एल्पाइन, उसमें फीचर थोड़े और बेहतर होते हैं, वो पूरी स्क्रीन होती है। और फिर ग्रैंडी में पैनल अलग से आता है, वो भी डिफरेंट होता है। और उसमें टोयोटा शो, टोयोटा कनेक्ट, उस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि 1.6 वाले पैनल में नहीं होती। तो हर ट्रिम के लिहाज से पैनल भी डिफरेंट है। बाकी इसके अलावा नीचे इसके ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि बिल्कुल बेसिक है। नीचे इसकी पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं और गियर सिलेक्टर दिया गया है। गियर्स की जो इसमें सिलेक्शन है वो है PRND 3, 2 और लोड। और ये ऑल्टिस 1.6 में भी गियर ऐसा ही आता था। ट्रांसमिशन इसमें 4 स्पीड थी जो कि इसके इंजन को और इवन 1.6 के इंजन को भी थोड़ा लिमिट करती थी। 1.6 में रिसेंटली टोयोटा ने ट्रांसमिशन CVT दे दी है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो गई है। और उस गाड़ी का मैंने टेस्ट ड्राइव रिव्यू किया हुआ है जो कि आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वो गाड़ी बेहतर है काफी। बाकी इसके अलावा पीछे आउटलेट दिए गए हैं, नॉर्मल कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल है, सीट्स इसकी फैब्रिक की फिनिश में है और ये है मैनुअली एडजस्टेबल। फैब्रिक भी काफी कंफर्टेबल रहता है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री में। और इसकी डोर्स में भी यही फैब्रिक कंटिन्यू किया गया है। GLI में विंडोज पावर्ड आती हैं, XLI की विंडोज आप हाथ से खोलते हैं। बट अगेन जिस प्राइस पॉइंट पे वो गाड़ियां थी 16 लाख 17 लाख की ब्रांड न्यू, उसके लिहाज से वो ठीक था। बाकी इसमें फिर डोर लॉक एंड लॉकर यहीं पे दिए गए हैं क्योंकि इसमें सेंट्रल लॉकिंग है। XLI में ये भी नहीं आते। हेडरूम के लिहाज से काफी स्पेशियस है। लाइट्स यहाँ पे सिंपल सी दी गई हैं, टोटल 3। और इसके अलावा फेसलिफ्ट वाली गाड़ी के जो हाईलाइट फीचर था वो ये था कि इसमें एयर बैग्स दे दिए गए थे। इसके स्टीयरिंग में और डैशबोर्ड में एयर बैग है जो कि पहले नहीं आया करते थे। और जहां तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफी स्पेशियस है। लेगरूम का भी यहाँ पे इशू नहीं है और हेडरूम का भी। फ्लोर बेड भी इसमें फ्लैट है और सीट भी इसमें 3 प्रॉपर हैं। 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, जबकि सिटी और यारिस बैग पे काफी तंग होती हैं। और ये गाड़ी है भी सिर्फ ज़्यादा स्पेशियस बैग पे, ना इसमें टनल जारी है नीचे से और ना ही इसकी सीट साइड पे जाके बिल्कुल सीधी है, तो यहाँ पे इजीली 3 लोग एडजस्ट हो जाते हैं। और GLI में फिर ये सेंटर कंसोल भी आता है। XLI ये ऑफर नहीं करती। सीट बेल्ट में 3 अलग अलग दी गई हैं। यहाँ पे चाइल्ड सीट एंकर्स भी आते हैं आइसफ्लिक्स वाले। और बाकी आज की ग्रैंडे जो कि 80 लाख प्लस चली गई है, वो गाड़ी की बैक पे सेम टू सेम ऐसी है। तो इस लिहाज से ये गाड़ियाँ भी मार्केट के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग हैं अभी तक। फीचर्स यहाँ पे कोई खास नहीं दिए गए, विंडोज पावर्ड हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें बहुत सारे आते थे, 1300, 1600, 1800 और फिर 2000 सीसी भी। ये गाड़ी 1300 है और 2 NZFE है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में गाड़ी बिकी यही है क्योंकि इसमें XLI और GLI दोनों वेरिएंट्स आते थे और ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक टू द पॉइंट है। इंजन इसमें काफी छोटा सा है और उसकी वजह यह है कि इस बड़े सारे इंजन में 1800 सीसी इंजन भी आता है। ट्रांसमिशन उसमें CVT होती है, वो एक डिफरेंट चीज है, उसके रिव्यूज हमने किए हुए ऑलरेडी। बट जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो इसमें ऑटो और मैनुअल दोनों ऑफर होती है। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है और जहाँ तक 12 एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 की देगी शहर में। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये और बेहतर दे सकती है, लेकिन अगर आप इसको प्यार से यूज करें तब ये 15-16 तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। फिर GLI में ABS भी आती है, XLI ABS ऑफर नहीं करती। और जहाँ तक बात है हॉर्स पावर की, तो ये गाड़ी 84 हॉर्स पावर यूज करती है, जो कि ठीक है स्पोर्टी साइज के लिहाज से डे टू डे यूज में। बाकी इस गाड़ी के बोनट के अंदर सोल्यूशन दी गई है। इंजन बेस का ऑलमोस्ट पूरा ही एक्सपोज है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है मेंटेनेंस की, तो इसके पार्ट्स आपको पूरे पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ये इंजन बहुत लंबे अरसे से आ रहा है पाकिस्तान में। ये 2003-4 में आना शुरू हुआ था और यहाँ तक आया है। नई वाली यार इसमें इंजन चेंज कर दिया गया है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाइड से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाइड देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।